Hello students, today we are going to start our next chapter that is heating effects of current. करंट की वजह से जो हीटिंग इफेक्ट होता है इन द कंडक्टर्स वो हमने डिस्कस करना है। आपने देखा होगा कि जब आप कंडक्टर में से करंट पास होता है आप फॉर अ लॉन्ग टाइम तो वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। जैसे आप चार्जिंग के लिए जो यूज़ करते हो फ़ोन चार्जिंग के लिए एडोप्टर्स, वो गर्म हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। ऐसे ही डेली लाइफ में और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो जिसमें कंडक्टर में से अगर करंट पास हो रहा है तो वो गर्म हो रहा है, हॉट हो रहा है आफ्टर सम टाइम। दिस इफेक्ट इज़ नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड ये डिस्कवर किया था जूल ने। तो इसको आप जूल हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हो, ठीक है। इफेक्ट तो बोलने जूल हीटिंग इफेक्ट। फिर अभी हम इसी मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, उसको बोलोगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। जूल ने क्या ऑब्जर्व किया, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी स्केयर ऑफ द करंट की, रेजिस्टेंस की एंड टाइम की। जितना ज़्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा हीट होएगी। कंडक्टर में जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होएगी उतनी ज़्यादा हीट होएगी एंड करंट की पावर 2 पे ये डिपेंड कर रहा है। ये जो हीट आएगी ये वैल्यू आएगी इन जूल्स, मीन्स एच इज़ इक्वल टू क्या है, आई स्क्वायर आर टी जूल एक्चुअली में। अगर आपको वैल्यू चाहिए इन कैलोरीज तो आप रिलेशन यूज़ कर लो। 1 कैलोरी होता है 4.18 जूल। सो यहाँ से जूल आ जाएगा कैलोरी डिवाइडेड बाय 4.18। सो हीट आ जाएगी आपके पास आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय 4.18 कैलोरीज, राइट। ये जो है ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ये दोनों ही। तो इन दोनों को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्लियर। फिर है कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। रीज़न क्या है हीटिंग इफेक्ट का, कॉज क्या है, किसकी वजह से जो हमारा कंडक्टर है वो गर्म हो रहा है। तो जब करंट पास करवाते हो, करंट पास करवाने की फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपको कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इनसाइड द कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब करंट में जब करंट फ्लो करता है तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये मान लो आपके पास था कंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, राइट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से उनको काइनेटिक एनर्जी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। टाइम टू टाइम मिलती रहेगी तो वो फ्लो भी करते रहेंगे। दीज एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जब वो फ्लो कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, इन सफ़र करते हैं फ्रीक्वेंट कॉलिजन्स। कॉलिजन्स किनके साथ, विद अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड विद द आयंस ऑफ द कंडक्टर, क्लियर। इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो कर रहे हैं इनका कॉलिजन होएगा विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स और विद द एटम्स और आयंस ऑफ द कंडक्टर्स। अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कॉलिजन से फर्दर इंक्रीज होएगा इन द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होने का मतलब टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर में इंक्रीज होने का मतलब जो कंडक्टर है वो हीटेड हो जाएगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर। पावर का क्या मतलब होता है कि आप पर यूनिट टाइम में कितना वर्क कर सकते हो। सो इलेक्ट्रिक पावर विल बी द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज़ डन by the source of EMF, क्लियर। अब वर्क करना क्यों है,
वर्क करना है इन मेंटेनिंग द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। मतलब द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन मीन्स वर्क बाय टाइम। अब वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, आपके पास वर्क का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू में वी। क्यू तो लिख सकते हो आप आई टी, इंटू में वी पोटेंशियल, तो ये बन जाएगा वी आई टी अपॉन टी से डिवाइड करने, टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास वी इंटू में आई मीन्स पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय करंट। पावर की यूनिट होती है आपके पास वॉट, तो 1 वॉट की वैल्यू क्या आएगी 1 वोल्ट इंटू में 1 एम्पियर। क्लियर, तो पावर of an electric circuit is said to be 1 volt if 1 ampere current flows in the circuit against the potential difference of 1 volt। अब इसकी कुछ हायर बिगर यूनिट्स भी होती हैं, जैसे किलोवाट। किलोवाट में क्या हो जाएगा 10⁻³ आ जाएगा, और मेगा में क्या आएगा 10⁻6। ठीक है, अब ये तो हमने पावर का फॉर्मूला निकाला था इन टर्म्स ऑफ वी एंड आई। अगर आपके क्वेश्चन में आई और आर गिवन हो तो आप वी तो चेंज करवा लो रे, किसमें इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर, तो वी इज इक्वल टू होता है आई आर, तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर। अगर आपको चाहिए इन टर्म्स ऑफ वी एंड आर तो आप किसकी वैल्यू पुट करोगे आई की, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर बाई में आर। तो ये दो और फॉर्मूला हैं फॉर पावर। देन है आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी और वर्क इक्विवेलेंट होते हैं। जब भी आप सिस्टम पे वर्क करते हो तो वो वर्क डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब क्या होगा, जो आप टोटल इलेक्ट्रिक वर्क डन करोगे बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे हमने अभी पावर में बोला था कि करंट को मेंटेन करवाने के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ता है, तो दैट वर्क विल बी स्टोर एज द इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर, एनर्जी और वर्क इक्विवेलेंट होते हैं। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक वर्क डन की इक्वल आ जाएगी। इलेक्ट्रिक वर्क डन की वैल्यू कितनी आई थी क्यू इंटू वी से वी इंटू में आई टी, या हम बोल सकते हैं पावर इंटू में टाइम। एनर्जी की यूनिट होती है आपके पास जूल, तो 1 जूल की वैल्यू आ जाएगी 1 वोल्ट इंटू में 1 एम्पियर इंटू में 1 सेकेंड, या यहाँ से आएगी 1 वॉट इंटू में 1 सेकेंड। कमर्शियल यूनिट मतलब लार्ज स्केल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ किलोवाट आवर। ये यूनिट डिसाइड हुई है बाय बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसको हम बोलते हैं BOT। ठीक है, 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हो जाएगा 1 किलोवाट इंटू में 1 आवर मीन्स 1000 वोट इंटू में 1 आवर। ठीक है, सो 1 किलोवाट आवर इन टर्म्स ऑफ जूल क्या आएगा, आपके पास क्या आ रहा था 1 किलोवाट आवर आ रहा था 1000 वॉट इंटू में 1 आवर, तो 1 आवर को आप सेकंड में कन्वर्ट करवा लो, क्या आएगा 60 मिनट्स पहले, तो 60 फ्रॉम दैट एंड 60 फ्रॉम 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो ये आ जाएगा आपके पास 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड कितना होएगा। जैसे आप घरों में मेज़र करते हो ना कि आपके बिल आते हैं जो, वो कितना आता है कि कितनी आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कीजिए, आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, तो कितना कंज्यूम किया, तो वो आप निकालोगे नंबर ऑफ किलोवाट आवर से, मीन्स वॉट इंटू में आर डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड। ठीक है,
फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी जैसे आपके पास VIT फॉर्मूला था, अगर आपको इन टर्म्स ऑफ I एंड R चाहिए तो V की वैल्यू पुट कर दो IR, तो ये I2RT आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ IRT। एंड अगर आपके पास V R और T की फॉर्म में चाहिए तो I की वैल्यू पुट कर दो, I की वैल्यू V बाई में R, तो ये बन जाएगा V² बाई में R इंटू में T। क्लियर। देन है सम एस्पेक्ट्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो फर्स्ट है इसमें जो लैम्प होते हैं, बल्ब होते हैं, तो वो इसी पे हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है। लैम्प में एक फिलामेंट होता है अंदर, ठीक है, फिलामेंट होता है, फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। जब हीट अप्लाई करते हैं तो ये गर्म हो जाता है एंड रेड हॉट हो जाता है और फिर लाइट एमिट करता है। बट जो कनेक्टिंग वायर्स होती हैं उनकी रेजिस्टेंस कम होती है, दैट्स वाई वो रेड हॉट नहीं होती। इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, दैट्स वाई ये लाइट एमिट करेगा, कनेक्टिंग वायर्स नहीं करेंगी। क्लियर। हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी आर की। फिर है सेकंड इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर एंड हीटिंग रॉड, मतलब जिनसे हमने हीट प्रोड्यूस करवानी ही है। जैसे हीटर है, पानी गर्म करने के लिए यूज़ कर रहे हो, हीटिंग रॉड्स हैं, आयरन है, आयरन कपड़ों को आयरन करने के लिए यूज़ करते हो। तो इनमें क्या होता है, ये भी हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है। इनमें जो हीटिंग एलिमेंट यूज़ करते हो वो होता है नाइट्रोम का। नाइट्रोम इज़ एन एलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम। नाइट्रोम हम क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज हमने हीट प्रोड्यूस करवानी है, हीट प्रोपोर्शनल है आर की। तो नाइट्रोम की हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है। फर्स्ट तो ये रीज़न है। सेकंड रीज़न क्या है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने से ये इजीली मेल्ट नहीं करता हॉट होने पे। थर्ड है कि इसको वायर्स में इजीली ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे आपने वो देखा होगा, हीटर में काफ़ी सारे टर्न्स देने पड़ते हैं हमें, तो इसको हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं इनटू वायर्स। और ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होता इजीली, ऑक्सीडाइज नहीं होता तो मीन्स एयर साथ रिएक्ट नहीं करता, इससे रस्ट वगैरह लगने के चांसेस भी कम होते हैं। ठीक है, तो इन 4 रीजंस की वजह से आप यूज़ करते हो नाइट्रोम एज अ हीटिंग एलिमेंट। इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर एंड हीटिंग रॉड, ये सारे क्या हैं आपके पास, हाई पावर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। घरों में हम नॉर्मली बोलते भी हैं कि ये हाई पावर है। हाई पावर का मतलब क्या है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू में आई। हाई पावर का मतलब है फॉर अ गिवन वोल्टेज इनमें करंट की वैल्यू हाई होएगी। अब करंट की वैल्यू हाई होएगी मीन्स हीट जो होता है वो क्या होता है, IC, मीन्स हीट की वैल्यू भी क्या आएगी, ज़्यादा। ठीक है, फिर थर्ड है आपके पास इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क में क्या होएगा आपके पास, इसमें 2 कार्बन रॉड्स होते हैं जिनके बीच में फाइनाइट सेपरेशन होता है। ठीक है, जब हाई वोल्टेज हम इसको अप्लाई करते हैं अबाउट 40 to 60 वोल्ट, तो एक स्पार्क जम्प करती है अक्रॉस द गैप, यहाँ से लाइट एमिट होती है, ब्राइट लाइट, ये होती है इलेक्ट्रिक आर्क। फिर नेक्स्ट है फ्यूज़ वायर। एक आपने देखा होगा घर पे बोलते हैं फ्यूज़ उड़ गया जब शॉर्ट सर्किट होता है, तो इस टाइप से फ्यूज़ वायर बनी होती है। फ्यूज़ वायर एक सेफ्टी डिवाइस है, इसको बनाते हैं टिन लेड एलोय से। टिन लेड एलोय में आपकी कंपोजिशन रहती है टिन की 63% एंड लेड की रहती है 37%। अब फ्यूज़ वायर क्या होता है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मीन्स से सर्किट को ब्रेक करवा सकती है इजीली मेल्ट होके, इसलिए हम इसको सेफ्टी डिवाइस के लिए यूज़ करते हैं। फर्दर इसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं एंड शूटेबल करंट रेटिंग होती है, मीन्स एक पर्टिकुलर करंट की वैल्यू पे ही ये वर्क करती है। अब हम क्या करते हैं, इस फ्यूज़ वायर को लगाते हैं इन सीरीज़ विद
इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, जो भी आपके घरों में पूरा इलेक्ट्रिक वायरिंग जा रही है, या रूम्स में अलग अलग भी लगाते हैं जब बड़ा घर हो या किसी शॉप मॉल वगैरह में, तो इनको हमने सीरीज़ में लगाना है। या जो हम जिनकी ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहते हैं उन अप्लाइंसेस के लिए भी हम इसको सीरीज़ में कई बार लगा देते हैं। तो इसका काम क्या है कि सीरीज़ में लगा दिया, ठीक है, करंट की वैल्यू स्लाइटली चेंज होएगी, ये मेल्ट कर जाएगी, सर्किट को ब्रेक कर देगी और हमारी मेन इंस्टॉलेशंस को डैमेज होने से बचा लेगी। ये मतलब जो कॉस्टली अप्लाइंसेस होते हैं उनके लिए एक चीप फ्यूज़ वायर ही कैपेबल है उनको सेव करने के लिए। क्लियर। फिर है आपके पास एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को आप दिखाते हो ईटा से, ग्रीक सिंबल है ईटा, ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि वो कितना एफिशिएंट है काम करने के लिए। मीन्स अगर हम दो अप्लाइंसेस हैं हमारे पास, हमने दोनों को सेम इनपुट दी, जिससे आउटपुट ज़्यादा आएगी वो वाला ज़्यादा एफिशिएंट होएगा। जैसे हमने इसको दी 5 इनपुट, 5 यूनिट इनपुट, और इसने आउटपुट दी फर्स्ट वाले ने 10 यूनिट, ठीक है। फिर सेकंड वाला है, इसको हमने 10 यूनिट दी, फिर भी ये 10 यूनिट दे रहा है, तो आप क्या बोलोगे कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है? ऑब्वियसली फर्स्ट वाला ज़्यादा एफिशिएंट है ना, बिकॉज इसने 5 यूनिट पे ही 10 यूनिट दे दी, इसने 10 यूनिट्स देने पर 10 यूनिट दी। अब ये तो सिंपल थी तो आपने इजीली कंपेयर कर लिया। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी का मतलब आउटपुट बाय में इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट इसकी क्या थी, अगर हम फर्स्ट की निकालें तो वो आएगी 10 बाई में 5 मीन्स 2, और सेकंड की निकालें तो वो आएगी 10 बाई में 10 मीन्स 1। तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा थी, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है। अब देखो एफिशिएंसी से आप कॉम्प्लेक्सिटी भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो इसकी दे रखी है आपको 2.3 यूनिट पर कि 10.38 है, और इसकी दे रखी है आपको 1.38 पर कि 7.23 है। तो आप क्या करोगे, नीटा 1 एंड नीटा 2 निकालोगे, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी वो ज़्यादा एफिशिएंट होएगा। क्लियर। देन है आपके पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ये कहती है कि पावर जो सप्लाई कर रहे हैं ड्यू टू अ सेल और अ बैटरी, वो मैक्सिमम होएगी इफ़ एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस becomes equal to the effective internal resistance of बैटरी या सेल। रिपीट कर रही हूँ, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस सेल या बैटरी की एक्सटर्नल रॉड रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है, देन पावर आउटपुट अक्रॉस अ सर्टेन लोड ड्यू टू द सेल और बैटरी विल बी मैक्सिमम। क्लियर।